नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे थे और राजस्थान की कला संस्कृति में अपन ने कल संगीत घराने टॉपिक कंप्लीट किया था और संगीत घराने के बाद में आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है राजस्थान के वाद्य यंत्र। ठीक है, राजस्थान के वाद्य यंत्रों के बारे में आपको इतना याद रखना है क्योंकि इसको स्वर उत्पत्ति के आधार पर देखें तो अपन अपने वाद्य यंत्रों को 4 भागों में बांट सकते हैं और इन चारों भागों में से ही आपको उदाहरण देकर के क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा उन्नत वाद्य यंत्र है या नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा ताल वाद्य यंत्र का उदाहरण है या नहीं है, या फिर आपको ऐसे कुछ उनकी खास विशेषता है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो उन सब पर डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको ये फैक्ट याद रखना है कि अपने सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा वाद्य यंत्र आपको याद रखना है टामक, या जिसे बोलते हैं अपन दमामा। तो सबसे बड़ा वाद्य यंत्र हो जाएगा टामक, या जिन्हें बोलते हैं अपन दमामा। ठीक है, और सबसे छोटा पूछ ले आपको तो मोरचंग। मोरचंग जिसको अपन राजस्थान का ज्यूप हार्प के नाम से जानते हैं, ये लोहे का बना होता है और इस वाद्य यंत्र को दोनों होठों के बीच में रख करके बजाया जाता है। तो सबसे छोटा वाद्य यंत्र जिसको होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है और इसे राजस्थान का ज्यूप हार्प भी कहते हैं, ये कौन सा हो जाएगा? मोरचंग। ठीक है, इसके अलावा पूछ ले आपको कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो अलगोजा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो अलगोजा। इसको 2 बांसुरियों से मिलाकर के इसको बनाया जाता है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा, और अलगोजा नाम याद आते ही आपको सबसे पहले नाम याद आना चाहिए किसका? रामनारायण चौधरी जी का। रामनारायण चौधरी अलगोजा वादक रहे हैं, प्रसिद्ध अलगोजा वादक रहे हैं, और इनका संबंध पूछे कहाँ से, तो पदमपुरा जयपुर से ये संबंध रखते हैं। कौन? रामनारायण जी चौधरी। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि अपने सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। देश का प्राचीन, सबसे प्राचीन, अपने भारत का सबसे प्राचीन पूछ ले तो डमरू हो जाएगा। वहीं अपन को पूछ ले कि राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र पूछे तो रावण हत्था वाद्य यंत्र हो जाएगा। ठीक है, इन सबको कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे अपन आगे डिटेल में। रावण हत्था किस काम, कैसे बनता है, या फिर किस किस काम में आता है, तो इन सब पर डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन को याद रखना है कि अपने वाद्य यंत्र से जो स्वर की उत्पत्ति होती है वो किसकी उत्पत्ति होती है, तो स्वर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, वाद्य यंत्रों से स्वर की उत्पत्ति होती है और इस स्वर उत्पत्ति के आधार पर अपन वाद्य यंत्रों को 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग? तत्व वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र। कितने भागों में? 4 भागों में। तत्व वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र मतलब नाम से स्पष्ट है, तत्व मतलब तार, ऐसे याद रखना है। जिसकी स्वर है, जिससे स्वर तारों से उत्पन्न हो तो वो अपने हो जाएगा कौन सा वाद्य यंत्र? तत्व वाद्य यंत्र। यानी कि तार से स्वर की उत्पत्ति होती है तो तत्व वाद्य यंत्र हो जाएगा। जिस वाद्य यंत्र में तार से स्वर की उत्पत्ति हो उसे तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। वहीं अपन जिस वाद्य यंत्र को फूंक मारकर बजाते हैं उस वाद्य यंत्र को सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो फूंक मारकर बजाने वाले किस में आ जाएंगे? सुशिर वाद्य यंत्र में। चमड़े वाले से जिसकी उत्पत्ति होती है वो सब अपने किस वाद्य यंत्र में आ जाएगा? घन वाद्य यंत्र में। ठीक है, अवनद वाद्य यंत्र में पूछे आपको तो अवनद में जिसके चोट या आघात करके जिससे आवाज उत्पन्न होती है, स्वर की उत्पत्ति होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? अवनद वाद्य यंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो चोट या आघात से स्वर की उत्पत्ति हो उसे अपन अवनद कहते हैं। चमड़े वाले भाग से निकले तो घन वाद्य यंत्र, फूंक मारकर बजाए तो सुशिर वाद्य यंत्र, और तार से स्वर की उत्पत्ति हो तो तत्व वाद्य यंत्र। इन सबको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, नहीं तो ये इतने सारे वाद्य यंत्र है कि आपको याद भी नहीं रहेंगे। तो आपको सबसे पहले तो 4 ट्रिक याद करनी है। कौन सी? 4 लाइनें याद करनी है। बस इन 4 लाइनों के अंदर बहुत सारे आपको वाद्य यंत्र याद हो जाएंगे, एक भी पीछे नहीं छूटेगा, सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन याद करते हैं अपन तत्व वाद्य यंत्रों में। तत्व वाद्य यंत्र में आपको एक लाइन याद करनी है कि रावण की एक सासू थी गुजरी, वो पंगु थी, फिर भी रावण की एक सासू गुजरी पंगु थी, फिर भी क्या करती थी? फिर भी वो काम कर लेती थी, सुर लगा लेती थी, और चीख चीख कर रावण चीख चीख कर तंदूरे से रब्बा रब्बा कर करके अपना दुख जताती थी। कौन सी लाइन याद करनी है? बस इतनी सी लाइन याद करनी है। इसमें सारे के सारे अपने तत्व वाद्य यंत्र आ जाएंगे। तो याद रखना है आपको कि रावण की एक सासू गुजरी पंगु थी, फिर भी काम कर लेती थी, सुर लगा लेती थी, और चीख चीख कर तंदूरे से रब्बा रब्बा कर करके अपना दुख जताती थी। तो इसको कैसे याद रखेंगे अपन? सबसे पहले अपन को रावण से यानी रावण हत्था। रावण हत्था के बारे में आपको ये याद रखना है कि अपने राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है एक तो, और एक पाबूजी और रामदेव जी की फड़ वाचन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका निर्माण किससे किया जाता है? तो अपने नारियल से मंड करके इसका निर्माण किया जाता है। याद रखना है आपको कि अपने रावण हत्था है जो फड़ वाचन में काम आता है, किस लोक देवता के
तो लोक देवता अपने रामदेव जी और बाबूजी के फड़ वाचन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयुक्त लेते हैं अपन? रावण हत्था। ठीक है। इसके अलावा नारियल की खाल से मढ़कर इसको बनाया जाता है। और इसके बाद में की का मतलब आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। इसके बाद में एक से याद रखना है इकतारा। कौन सा तारा? इकतारा। इकतारा के बाद इसकी खास विशेषता ये है कि नाम इसका इकतारा है, लेकिन इसमें 2 तार प्रयोग किए जाते हैं। तो 2 तारों वाला कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? इकतारा। और ये इकतारा वही वाद्य यंत्र है जिसको मीराबाई और अपने नारद जी बजाते थे। अपने रामायण में भी देखते होंगे आप, नारद जी के पास में जो होता है, जो बोलते हैं नारायण नारायण, वो जो हाथ में वाद्य यंत्र होता है मीराबाई जी के और नारायण जी के, नारद जी के, वो सब वो वाद्य यंत्र कौन सा है पूछे आपको? तो इकतारा। ठीक है। इसके अलावा सासू से आपको याद रखना है, एक स से तो रखना है सारंगी। सारंगी के बारे में खास बात ये याद रखनी है कि इसको कामायचा का राजा कहते हैं। आगे पढ़ेंगे अपन कामायचा। इस कामायचा वाद्य यंत्र का राजा किसको बोलते हैं? तो सारंगी को। सारंगी देखो फीमेल नाम ऐसा लग रहा है सारंगी, लेकिन इसको बोलते हैं राजा। ठीक है। कामायचा का राजा, कंफ्यूज नहीं होना है। कामायचा का राजा पूछे तो सारंगी। और ये सभी तत्व वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अपन जितने भी ये तत्व वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, इन सब में सबसे अच्छा कौन सा वाद्य यंत्र पूछे तो सारंगी है। और इसको कैसे बनाते हैं पूछे आपको तो कैर, रोइडा और सागवान की लकड़ी, कैर की लकड़ी से भी बनाते हैं, सागवान की लकड़ी से भी बनाते हैं, और रोइडे की लकड़ी से भी इसको बनाते हैं। किसको? अपन सारंगी को। ठीक है। और इसमें 27 तार होते हैं, 27 तार होते हैं, और सभी तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ होता है। और कामायचा का राजा इसको बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा दूसरा सा का मतलब आपको रखना है सुरिंदा। ठीक है। सासू, सा मतलब सारंगी और सु मतलब सुरिंदा। ठीक है। सुरिंदा भी अपने तत्ववादी यंत्रों में शामिल होता है। तो रावण हत्था, इकतारा, सारंगी, सुरिंदा। उसके बाद में गुजरी। गुजरी के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये गुजरी है जो तत्ववादी यंत्र है। इसके अलावा आपको ये जैसलमेर और बाड़मेर में सबसे ज्यादा प्रचलित है कौन सा वाद्य यंत्र? गुजरी। ठीक है। तो रावण की एक सासू गुजरी, रावण से रावण हत्था हो जाएगा, एक से इकतारा हो जाएगा, सासू से सा से सारंगी हो जाएगा, सु का मतलब सुरिंदा हो जाएगा। गुजरी से गुजरी खुद वाद्य यंत्र है, याद रखना है। गुजरी वाद्य यंत्र भी अपने कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र। पंगु से आपको याद रखना है, जिसे अपंग या भपंग के नाम से जानते हैं। तो अपंग या भपंग वाद्य यंत्र पूछ ले कौन सी श्रेणी का है? तो तत् श्रेणी का हो जाएगा। कौन सा? अपंग या भपंग। और अपंग और भपंग नाम याद आते ही आपको जहूर खां मेवाती और इसके अलावा उमर खां मेवाती का नाम याद आना चाहिए कि जहूर खां मेवाती और उमर खां मेवाती का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है पूछे आपको तो अपंग या भपंग से इनका संबंध है। किसका? जहूर खां मेवाती और उमर खां मेवाती। थी, फिर भी, इसका मतलब आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है। जिस पे गोले कर रखे ना काले पेन से, काले मार्कर से, उसका मतलब कुछ भी नहीं समझना है आपको। ठीक है। इसके बाद में काम का मतलब होता है कमाईचा। ठीक है। यहाँ पे ट्रिक है। काम में क्या मतलब रख डालना है अपन को? कमाईचा वाद्य यंत्र। कमाईचा वाद्य यंत्र अपने अभी पढ़ा था कि इसको क्या कहते हैं? तो सारंगी। अपने कमाईचा का राजा किसको कहते हैं? तो एक सारंगी इसकी रानी हो जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि सारंगी की रानी कौन सा है? कमाईचा। कमाईचा देखो पुल्लिंग शब्द लग रहा है, लेकिन ये क्या है? रानी। इससे उल्टा याद रखना है आपको। कमाईचा की तो रानी सारंगी, कमाईचा तो रानी हो जाएगी किसकी? सारंगी की। भाई सारंगी, जबकि आपको सारंगी पूछ ले तो कामायचा का राजा हो जाएगा कौन सा? सारंगी। ठीक है। और इस कामायचा के बारे में आपको इतना याद रखना है कि ये ईरानी वाद्य यंत्र है। ईरानी वाद्य यंत्र है और इसमें 18 तार प्रयोग किए जाते हैं और ये तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है। इसके अलावा सुर से आपको याद रखना है सुरमंडल। देखो एक तो आएगा श्रीमंडल और एक आएगा सुरमंडल। श्रीमंडल तो अपन को कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो श्रीमंडल तो आपके यहाँ पे आएगा। देखो ये अपने किस वाद्य यंत्र में? घन वाद्य यंत्र में आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ये श्रीमंडल है और वो सुरमंडल है। ये इसको कंफ्यूज करवा के क्वेश्चन पूछता है। तो श्रीमंडल तो आएगा अपने घन वाद्य यंत्र में, वही सुर आएगा जो अपने सुरमंडल आएगा वो किसमें? तत्वाद्य यंत्र में। तो सुर मंडल किसमें आएगा? तत्वाद्य यंत्र में। इसके अलावा आपको याद रखना है, चीक से रखना है आपको, ची से तो रखना है चिकारा। चिकारा के बारे में ये याद रखना है कि ये कैर की लकड़ी से निर्मित होता है और ये तत्वाद्य यंत्र है। ची से क्या याद रखना है? चिकारा। और ख से रखना है खम्मच। कौन सा वाद्य यंत्र? खम्मच। चम्मच नहीं है, खम्मच है। ठीक है। खम्मच कौन सा वाद्य यंत्र है? तो तत्वाद्य यंत्र में आ जाएगा खम्मच। इसके अलावा अगला चीक से मतलब निकालना है आपको, ची से निकालना है चौतारा। तो चौतारा वाद्य यंत्र भी तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है। इसके अलावा तंदूरे से, तंदूरे जिसको तंदूरे से तंदूरा याद रख लेना, जिसको अपन वेणो भी बोलते हैं। तो तंदूरा से निकल जाएगा वेणु। ठीक है। इसके अलावा से का मतलब कुछ भी नहीं होता है। और रब्बा, रब्बा से आपको निकालना है, एक तो रवाब होता है और एक रबाज होता है। ठीक है।
तो रबाब का मतलब तो आपको रबाब के बारे में इतना ध्यान रखना है कि ये अलवर और टोंक क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलित है और ये मेव जाति और पिंडारी जाति के लोगों के द्वारा मेव जाति और पिंडारी जाति के लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा प्रचलन में उपयोग में लिया जाता है रबाब वाद्य यंत्र। वही रबाज पूछ ले आपको तो ये मेवाड़ क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये अलवर टोंक में और ये मेवाड़ में रबाज है जो मेवाड़ में है, वही रबाब है जो अलवर और टोंक में हो जाएगा। और मेव और पिंडारी जाति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। और रबाब और रबाज दोनों ही अपने कौन से वाद्य यंत्र में आते हैं? तत्व वाद्य यंत्र में, ठीक है। इसके अलावा कर का मतलब आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। दुख का मतलब आपको याद रखना है दुखाकू। कौन सा वाद्य यंत्र? दुखाकू वाद्य यंत्र। दुखाकू वाद्य यंत्र के बारे में इतना याद रखना है कि ये दीपावली के दिन बजाया जाता है और ये वागड़ क्षेत्र में भीलों के द्वारा बजाया जाता है। तो भीलों में प्रचलित है, सबसे ज्यादा भीलों के द्वारा उपयोग में लिया जाता है, दीपावली के दिन बजाया जाता है और वागड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? दुखाकू वाद्य यंत्र। इसके अलावा जताती थी, दुख जताती थी, इसका मतलब आपको रखना है ज से जंत्र याद रखना है। और जंत्र के बारे में आपको इतना याद रखना है कि जब देवनारायण जी के फड़ वाचन में इस जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और देवनारायण जी के जो बगड़ावत गोपे हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। कौन से वाद्य यंत्र का? तो जंत्र वाद्य यंत्र का। और इसके अलावा अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र? जंत्र वाद्य यंत्र। देखो इतना सा टाइम में आपका कौन सा कंप्लीट हो गए वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र। ट्रिक क्या याद रखनी है आपको कि रावण की एक सासू गुजरी पंगु थी, फिर भी काम कर लेती थी, सुर लगा लेती थी और इसके अलावा क्या कर लेती थी? चीख चीख कर तंदूरे से रब्बा रब्बा कर करके अपना दुख जाहिर करती थी, दुख जताया करती थी। कौन? रावण की सासू, ठीक है। तो रावण की सासू गुजरी पंगु थी, फिर भी काम कर लेती थी, सुर लगा लेती थी। इसके अलावा चीख चीख कर तंदूरे के माध्यम से रब्बा रब्बा करके अपना दुख व्यतीत करती थी, दुख जाया करती थी, जताती थी। कुछ भी याद रख लेना तो ज से अपन कुछ अंतर निकल जाएगा। तो फिर ये हो गए अपने कौन से? तत्व वाद्य यंत्र। इसी प्रकार अपन अगले श्रेणी के सुशिर वाद्य यंत्र भी पढ़ लेते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र में आप सबको क्या करना है? पहले ये 4 लाइनें लिखनी है और फिर बिना देखा देख इसको कंप्लीट आपने एक एक अक्षर से निकालना है कि इस रावण से क्या मतलब था? रावण था। तो पंगु से क्या था? अपंग भपंग। आपको कौन से नहीं आ रहे हैं उसको फिर वापस क्लास ओपन करना और देख लेना वापस कि इसमें कौन सा मेरे को नहीं आ रहा था। तो कॉपी पे एक पेज पे ये 4 लाइनें लिखना और फिर अपने आप कोशिश करना क्लास सुनने के बाद में, ठीक है। तो सुशिर वाद्य यंत्र जिनको अपन फूंक मारकर बजाते हैं तो इसमें हो जाएगा। इसकी ट्रिक याद रखनी है कि बापू साहू बार मुरली सुनाने आयो तो भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। बस ये इतनी सी लाइन याद रखनी है। क्या लाइन है? बापू साहू बार मुरली सुनाने आयो तो भूल ना कर मौसम में सीन देखने की, ठीक है। तो बापू से आपको याद रखना है, बा से रखना है बांसुरी, ठीक है। बांसुरी नाम याद आते ही आपके दिल में गूंजना चाहिए। कौन? हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया जी को बांसुरी के लिए जाना जाता है। बांसुरी के प्रसिद्ध वादक है कौन? अपने हरिप्रसाद चौरसिया जी। और बांसुरी में 6 छेद होते हैं जिनसे स्वर निकलता है। अच्छी ध्वनि के लिए 7 छेद बनाए गए हैं किसमें? बांसुरी में, ठीक है। इसके अलावा पुंगी, पुंगी है जो अपने जोगियों के द्वारा भी बजाई जाती है। इसके द्वारा सर्प और सर्पणी को मोहित करने के लिए इस पुंगी का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है। बा से तो बांसुरी हो जाएगी, पू से हो जाएगी पुंगी। तो ये हो गया बापू। बापू के बाद में साहू। सा से आपको याद रखना है सहनई। सहनई के बारे में इतना याद रखना है कि इसको नफीरी वाद्य यंत्र के नाम से जानते हैं और सहनई का नाम याद आते ही आपके दिल में गूंजना चाहिए बिस्मिल्लाह खान नाम, ठीक है। सहनई नाम आता है, किसका नाम याद आना चाहिए? बिस्मिल्लाह खां का, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खां जी अपने सहनई के प्रसिद्ध वादक रहे हैं। कौन? बिस्मिल्लाह खां जी, ठीक है। सा से याद रखना है सहनई जिसे नफीरी के नाम से जानते हैं और बिस्मिल्लाह खां इनके वादक हो जाएंगे। इसके अलावा हु से आपको याद रखना है हुरनई। हुर नहीं आए, ह नहीं आए, ये सारे के सारे कौन से वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो साऊ से सहनई, सा से सहनई और हु से हो जाएगा हुरनई, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है बाहर से रखना है। बाहर से तो रखना है बांकिया। बाहर से रखना है बांकिया। बांकियो आपने हेंग ध्यान है सुशीर हुआ है क्योंकि फूंक मारन नीचो ने वजह है, ठीक है। बांकिया, बांकिया के बारे में आपको इतना याद रखना है कि ये सरगड़ा समाज का खानदानी वाद्य यंत्र है। सरगड़ा समाज का खानदानी वाद्य यंत्र कौन सा है? तो बांकिया, ठीक है। बांकिया कौन सा है? सरगड़ा समाज का खानदानी वाद्य यंत्र। इसके अलावा बा हर, हर से याद रखना है ह नहीं, ठीक है। हुरनई, ह नहीं, ये सारे के सारे सुशिर वाद्य यंत्र में। इसके अलावा मुरली याद रखना है। मुरली से तो मुरली आ जाएगी जो कृष्ण भगवान जी बजाते थे। मुरली बांसुरी सेम ही है, मुरली और बांसुरी। इसमें मुरली याद रखना है, मुरली नाम आ जाए तो सुशिर वाद्य यंत्र हो जाएगा। इसके अलावा सुनाने से आपको याद रखना है सुरनई, ठीक है। सुरनई कौन सा वाद्य यंत्र है? तो सुशिर वाद्य यंत्र हो जाएगा सुरनई।
सुर नहीं सुनाने से। उसके बाद में आयो, आयो से रखना है अलगोजा। अलगोजा नाम याद आते ही आपको याद किसको करना है, अलगोजा जो कि अपने राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है। इसके अलावा रामनाथ जी चौधरी जो कि अपने पदमपुरा जयपुर से संबंध रखते हैं, उनका नाम याद आना चाहिए, अलगोजा नाम याद आती है। और अलगोजा अपने नक्सासी वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र, अलगोजा, ठीक है। इसके अलावा अपन ने अभी चर्चा की थी बांक्या। बांक्या भी सरगढ़ा समाज का खानदानी वाद्य यंत्र है, और ये सरगढ़ा समाज का खानदानी वाद्य यंत्र होने के साथ साथ बांक्या है जो अपने नक्सासी वाद्य यंत्र है, तो बांक्या भी नक्सासी वाद्य यंत्र है। इसके अलावा अलगोजा भी नक्सासी वाद्य यंत्र है, ठीक है। आ से अलगोजा याद रखना है। तू से आपको याद रखना है तुरही। तुरही देखो है ना, अपन जैसे कि झांसी की रानी सीरियल देखते होंगे, तो उसमें जब युद्ध शुरू होता है, तो युद्ध शुरू होता है जो धुन होती है, जो सबसे पहले युद्ध शुरू होते ही जो वाद्य यंत्र बजता है, उस वाद्य यंत्र को तुरही कहते हैं। आप देखना सर्च करके गूगल पे आपको फोटो मिल जाएगी तुरही वाद्य यंत्र की। युद्ध के समय इसको बजाते थे। और तुरही, तू से तुरही याद रह जाएगा। एक तू से आपको वाद्य यंत्र और याद रखना है जिसका नाम है टोटो, ठीक है। तो टोटो वाद्य यंत्र भी अपने कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा, सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आएगा, कौन सा, टोटो वाद्य यंत्र। भूल से याद रखना है भूंगल। भूंगल वाद्य यंत्र भी आपके सुशीर वाद्य यंत्र में आ जाएगा। भूल से भूंगल याद रखना है। और ना से आपको याद रखना है नागफणी, तो नागफणी भी अपने सुशीर वाद्य यंत्र में आ जाता है। ना से नागफणी याद रखना है। और कर से आपको रखना है करना। देखो करना भील आएगा एक, जो वाद्य यंत्र के वाद्य यंत्र तो बजाता है, लेकिन वो नड़ वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक रहे हैं, लेकिन ये करना वाद्य यंत्र है, ठीक है। कर से आपको करना याद रखना है। और करना भील मत कर देना इनके प्रसिद्ध गायक। ऐसे नहीं कि करना भील का संबंध किस वाद्य यंत्र से, आप कर दोगे करना वाद्य यंत्र से। करना वाद्य यंत्र से नहीं है, करना वाद्य यंत्र खुद है, करना वाद्य यंत्र है, लेकिन करना भील का संबंध नड़ वाद्य यंत्र से होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कर से करना वाद्य यंत्र। और मौसम में 3 आएंगे, देखो मौसम से 3 याद रखना है आपको। मोह से तो रखना है मोरचंग, ठीक है। मोरचंग, मौसम में मोह से तो रखना है मोरचंग। स से रखना है सतारा। और मशक से रखना है नक्सासी वाद्य यंत्र है। मशक है जो अपने नक्सासी वाद्य यंत्र है, ठीक है। मोरचंग, मोरचंग के अलावा आपको याद रखना है सतारा, सतारा के अलावा रखना है मशक, ठीक है। और इसके अलावा सीन से हो जाएगा सिंगा सिंगी। सी से याद रखना है आपको सिंगा या सिंगी। और न से हो जाएगा नड़। और नड़ से ही संबंध रखते हैं कौन से, करना भील वाद्य यंत्र। प्रसिद्ध वादक रहे हैं कौन, करना भील। किस वाद्य यंत्र के, तो नड़ वाद्य यंत्र के, ठीक है। और सतारा के बारे में आपको इतना याद रखना है कि ये स से सतारा था ना, इस सतारा के बाद में याद रखना है कि ये इसकी ट्रिक है ए बी सी। ये 3 वाद्य यंत्रों का मिश्रण है। कौन कौन से, ए बी सी। ए कौन सा, ए का मतलब अलगोजा, बी का मतलब बांसुरी, और सी का मतलब शहनाई। तो अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का मिश्रण कौन सा वाद्य यंत्र है पूछे आपको, तो सतारा वाद्य यंत्र हो जाएगा, ठीक है। सतारा वाद्य यंत्र अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है, अभी आपने पढ़ी थी सारंगी, ठीक है, कहाँ गई सारंगी। सारंगी के बारे में आपको याद रखना है, ये रही देखो। तत्वाद्य यंत्र में जो सारंगी पढ़ी थी ना, उसके बारे में एक फैक्ट आपको एक और याद रखना है कि कमाईचा का राजा तो है, इसके साथ ही इसके कुछ भाग है, सारंगी के 4-5 भाग है। देखो एक तो है धानी सारंगी, एक गुजराती सारंगी, एक जोगी सारंगी, एक सिंधी सारंगी, और एक है जड़ी या प्यालेदार सारंगी। इनका सारंगी के ही भाग है। ये पूछ ले आपको कि धानी सारंगी, गुजराती सारंगी, जोगी सारंगी, सिंधी सारंगी क्या है, तो ये सारंगी के ही भाग है। इसके बारे में, गुजराती सारंगी के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये लंगा जनजाति के द्वारा सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है सारंगी, गुजराती सारंगी। इसके अलावा सिंधी सारंगी भी लंगा जनजाति की है, अपने लंगा जाति की भी है। और ये जड़ी या प्यालेदार सारंगी के बारे में इतना याद रखना है कि ये अपने जैसलमेर और मांगणियार जाति के लोगों के द्वारा, जैसलमेर में मांगणियार जाति के जो लोग है उसके द्वारा प्रयोग, उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। कौन सी सारंगी, जड़ी या प्यालेदार सारंगी, जो कि मांगणियार जाति के लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती है। इसके अलावा आपको तत्वाद्य यंत्र में आपको ये याद रखना है कि ये तत्वाद्य यंत्र किससे बजाते हैं, तो गज नामक एक उपकरण होता है, उस गज से उस तार वाले वाद्य यंत्र को बजाते हैं। और ये गज वाद्य यंत्र के बारे में गज उपकरण के बारे में इतना याद रखना है आपको कि ये तत्वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उपयुक्त उपकरण है ये गज। एक तत्वाद्य यंत्र को बजाने के लिए ये काष्ठ या धातु का भी बना होता है, और इसकी आकृति है जो अर्धचंद्राकार होती है, और ये काष्ठ या धातु का बना होता है, और उस पर घुंघरू लगे होते हैं, और जिससे अपन तार पे ऐसे रगड़ने से उससे आवाज निकलती है, याद रखिएगा। और इसके तार है जो वो धातु से भी बने होते हैं। इसके अलावा बकरे की आंत से भी बने होते हैं, और घोड़े की पूंछ के बाल से भी इसका निर्माण किया जाता है। तो ये गज किससे बना होता है, एक तो धातु से भी बने होते हैं, इसके अलावा अपने बकरे की
आंत से बने होते हैं। इसके अलावा घोड़े की पूंछ के बाल से भी बना होता है। ये गज क्या होता है? तो तत्वाद्य यंत्र को बजाने का एक उपकरण होता है। ठीक है, पूछ ले आपको कई कि गज क्या होता है तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो अपने सुशिर वाद्य यंत्र हो गया था। सुशिर वाद्य यंत्र में एक ही ट्रिक याद रखनी है, बापू साहू बार मुरली सुनाने आयो तो भूल ना कर मौसम में सेन देखने की। बा से हो जाएगा बांसुरी, पू से हो जाएगा पूंगी, और बापू साहू सा से हो जाएगा सहनाई, ऊ से हो जाएगा हुरनाई। साहू मुरली सुनाने आयो, मुरली से मुरली याद रखना है, सुनाने से आपको याद रखना है सुरनाई, और आयो मतलब अलगोजा याद रखना है, और तू भूल ना कर मौसम में सेन देखने की। तू से तुरही भी याद रखना है, और टोटी भी याद रखना है। भूल से याद रखना है आपको पुंगल, और ना से नागफणी याद रखना है। भूल ना कर, क से करना याद रखना है, और मौसम में सीन देखने की, मौसम से तीन याद रखना है। मोरचंग मोह से, और स से सतारा, और मशक याद रखना है। मौसम म से वापस मशक याद रखना है, और सीन से याद रखना है सिंगा सिंगी, और न से नड़ याद रखना है। ये इतने वाद्य यंत्र कौन सी श्रेणी में आते हैं? अपने सुशिर श्रेणी में। ठीक है, इन दो में ही सबसे ज्यादा है, तो इन दो से ही सबसे ज्यादा तो ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, ऑप्शन कट जाएगा, फिर भी आपको चारों याद रखने हैं। सुशिर वाद्य यंत्र के बाद में घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र के बारे में आपको इतना याद रखना है कि जिस इसके आवाज कहाँ से निकलेगी, स्वर की उत्पत्ति कहाँ से होगी? तो अपने चमड़े वाले भाग से स्वर की उत्पत्ति होगी। किस वाद्य यंत्र में? घन वाद्य यंत्र में। और इसकी ट्रिक क्या है याद रखनी है आपको कि मंजू का घाघरा ले, झालर टीका मंडाना है, और थाली भर चिमटा, खड़खड़ झांझरिया बजावे। मंजू से मंजीरा याद रखना है, डूंगरपुर का फेमस है। और का से करताल याद रखना है। घाघरा में से आपको दो यंत्र याद रखना है, घ से घंटी और घ से गुरालियो। ठीक है, इसके अलावा ले से लेजिम। लेजिम के बारे में इतना याद रखना है कि ये गरासिया जनजाति का प्रिय वाद्य यंत्र है, और ये अर्धचंद्राकार होता है। इसके अलावा ये काष्ठ अपने किससे? बांस की लकड़ी से बना हुआ होता है। कौन सा वाद्य यंत्र? लेजिम वाद्य यंत्र। झालर से झालर वाद्य यंत्र खुद हो जाएगा। टीका से आपको याद रखना है, टिकोरी वाद्य यंत्र होता है एक। इसके अलावा मंडना, मंडना से श्रीमंडल याद रखना है। सूरमंडल हो जाएगा तत्वाद्य यंत्र, जबकि श्रीमंडल हो जाएगा घन वाद्य यंत्र। ठीक है, थाली से आपको याद रखना थाली वाद्य यंत्र। और ये कोलुमंड में अपने बाबूजी के मंदिर में मेले के समय अपने नृत्य के दौरान, थाली नृत्य के दौरान ये थाली वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसके अलावा पुत्र प्राप्ति होने पर भी अपने थाली वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसके अलावा भर से याद रखना है, एक तो भ से भरनी याद रखना है, र से रमजोल याद रखना है। तो भर से भरनी और रमजोल। चिमटा से चिमटा वाद्य यंत्र हो जाएगा। खड़ से आपको याद रखना है खड़ताल वाद्य यंत्र। एक करताल वाद्य यंत्र होता है, एक खड़ताल होता है, दोनों ही घन वाद्य यंत्र है। खड़ताल के बारे में आपको इतना याद रखना है कि खड़ताल अग्नि नृत्य के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। अपने कतरिया सर में अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सादिक खां मांगणियार है, जो इनके प्रसिद्ध वादक रहे खड़ताल के सादिक खां मांगणियार, जो कि जैसलमेर से संबंध रखते हैं। झांझरिया से आपको याद रखना है झांझ वाद्य यंत्र, जो कि सेकाउटी में प्रयोग किया जाता है, और कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। तो ट्रिक आपको याद रखनी है, मंजू का घाघरा ले, झालर टीका मंडाना है, और थाली भर चिमटा, खड़ खड़ झांझरिया बजावे। ठीक है, ये ट्रिक याद रखनी है घन वाद्य यंत्र में। इसके बाद में अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र के बारे में आपको इतना याद रखना है कि ये चोट और आघात से इसके स्वर की उत्पत्ति होती है। चोट या आघात से स्वर की उत्पत्ति होती है किसमें? अवनद वाद्य यंत्र में। इसकी ट्रिक है मामा खुद। इसके बारे में आपको ये इतनी सी एक लाइन याद रखनी है, मामा कुत्ते को नमक मासी के साथ माडे धोखे से चटाओ। तो आपको इसका रियल लाइफ से कुछ भी लेना देना नहीं है, केवल ट्रिक है आपको समझाने के लिए, इसीलिए आप इसको लिख दीजिएगा, याद हो जाएंगे बस इससे आपको। ठीक है, मामा कुत्ता को नमक मासी के साथ माडे धोखे से चटाओ। ठीक है, मामा कुत्ते को नमक मासी के साथ माडे धोखे से चटाओ 4 बार बोलोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगी। मामा से याद रखना है दमामा, दमामा जिसको अपन टामक भी कहते हैं, टामक वाद्य यंत्र दमामा। तासा से आपको याद रखना है, कुत्ता से याद रखना है, कू से तो कुंडा, कुंडा वाद्य यंत्र कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र। ता से याद रखना है तासा। तासा के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि ये मुस्लिमों का वाद्य यंत्र है तासा, और ये ताजिया निकालते समय इस वाद्य यंत्र का, मुस्लिमों के द्वारा ताजिया निकालते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मुस्लिमों का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो तासा। ठीक है, इसके अलावा आपको नमक में याद रखना है, न से तो नगाड़ा याद रखना है, जिसे अपन नौबत भी बोलते हैं, नौबत नगाड़ा। और म से याद रखना है मांदल, और क से याद रखना है कमर। तो नगाड़ा, मांदल और कमर किस कौन से वाद्य यंत्र है पूछे आपको? तो अवनद वाद्य यंत्र। मासी से याद रखना है आपको, माँ से तो याद रखना है, माँ से तो मासा याद रखना है। मासा और माठ ये दोनों अवनद वाद्य यंत्र है।
मांड के बारे में खास बात तो ये याद रखनी है कि जब बाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं तो मांड वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब बाबूजी की फड़ बाजी जाती है तो रावण आता, जबकि बाबूजी के पावड़े बाजे जाते हैं तो मांड वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सी से याद रखना है शिल्पा, शिल्पा भी अपने अवनद वाद्य यंत्र है, ठीक है। इसके अलावा के साथ मांडे, माडे मतलब अपने जबरदस्ती, अपने मारवाड़ी में माडे बोलते हैं जबरदस्ती को, ठीक है। तो माडे यानी म से तो मृदंग याद रखना है जिसे अपन पखावज कहते हैं, मृदंग जिसे पखावज कहते हैं। और डे से याद रखना है, डे से आपको 3-4 वाद्य यंत्र याद रखना है। डे से डेरू रखना है, डमरू रखना है, डप रखना है, ढप रखना है, ढोलक रखना है। ये 4 वाद्य यंत्र याद रखने हैं, 4-5। डेरू, डमरू, डप, ढप, ढोलक। डेरू, डमरू, डप, ढप, ढोलक। डेरू, डमरू, डप, ढप, ढोलक। ये किसी से रखना है, डे से आपको, ठीक है। और आपको इतना याद रखना है कि अपने ये डफ वाद्य यंत्र है ना, जिसको अपन मांदल के नाम से भी जानते हैं। तो मांदल किसको ये देखो यहाँ पे चर्चा भी की थी कि मांदल वाद्य यंत्र उन्नत होता है और इसको डफ को ही कहते हैं मांदल। और मोलेला का फेमस है, मोलेला राजसमंद में ये सबसे ज्यादा प्रयोग में किया जाता है। और ये शिव पार्वती का वाद्य यंत्र होता है। शिव पार्वती से संबंधित कौन सा वाद्य यंत्र है पूछे आपको तो डफ वाद्य यंत्र, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि धोखे से धोखा, दो से तो दोसा याद रखना है, ख से खंजरी याद रखना है। द से दोसा और ख से खंजरी, धोखे से तोसा और खंजरी याद रखना है। चटाओ से आपको याद रखना है, च से तो चंग वाद्य यंत्र याद रखना है और टा से टाक वाद्य यंत्र। चंग और टाक वाद्य यंत्र ये भी अपने अवनद वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो आपको बस इतनी सी ट्रिक याद रखनी है कि मामा कुत्ते को नमक है जो अपने मासी के साथ माडे चटाओ, ठीक है। मामा कुत्ते को नमक मासी के साथ माडे धोखे से चटाओ, ठीक है। इतनी सी बस ट्रिक याद रख लेना, ये आपके अवनद वाद्य यंत्र कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन ने लगभग अपने सारे वाद्य यंत्र पर डिटेल में चर्चा कर ली है, किस किस वाद्य यंत्र की कौन सी खास बात थी और किस श्रेणी का कौन सा वाद्य यंत्र है। बस 4 लाइनें याद रखनी है। रावण की सासू गुजरी एक पंगु थी, फिर भी काम कर लेती थी, सुर लगा लेती थी और अपने चिल्ला चिल्ला कर रब्बा रब्बा करके अपना दुख व्यतीत करती थी। इसके अलावा बापू साहू बार मुरली सुनाने आयो तो भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। और तीसरी ट्रिक घन वाद्य यंत्र की, मंजू का गागर ले, झालर टीका मंडाना और थाली भर चिमटा खड़खड़ झांझरिया बजावे। और इसके अलावा मामा कुत्ते को नमक माडे, मामा कुत्ते को नमक है जो मासी के साथ माडे धोखे से चटाओ। ये 4 ट्रिक याद रखनी है आपको। तो फिर अपने ये क्लास कैसी लगी आपको, क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। फिर मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।